हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं अभिषेक कुमार सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार वन भारत एकेडमी में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कल का लेक्चर लिया था, आप सभी ने उसको देखा होगा और समझा होगा। यदि आपने देखा नहीं है और समझा नहीं है अभी तक, आप उसको जा कर के पहले देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास पिछले क्लास से रिलेटेड होती है। आप यदि पिछले क्लास को देखते हैं तो अगली क्लास आपको बेहतर समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बट कहीं न कहीं चीज़ें लिंक होती हैं, इस वजह से मैं बोलता हूँ। ठीक है? अब वो आपके ऊपर है, देखना है कि नहीं देखना है, कहाँ से देखना है, क्या करना है। मेरा जो काम था मैंने उसको बता दिया। ठीक है? हाँ, यह आक्रमण सीरीज चल रही है, आज दूसरा दिन है। पहले दिन में मैंने आपका पूरा ओरिएंटेशन क्लास लिया था। आज दूसरा दिन आपको मिलेगा, इसमें जो आपका रियल चैप्टर है, रियल नंबर का पहला चैप्टर है, उसका आपको पूरा ओवरव्यू मिलने वाला है। क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आता है कि रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को इरेशनल प्रूव करिए। ठीक है? बताना है। वो भी क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर में जितने फार्मूलाज हैं, जितने मेथड्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, आज का लेक्चर आपको प्रोवाइड करा देगा। बाकी कल का जो सेशन रहेगा कल से, उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सारी चीज़ें कल से क्वेश्चन के थ्रू चलने लगेंगी। जो भी थ्योरी क्लासेस थी कल थी और आज रहेगी। ठीक है? इसलिए मैंने इसको नाम दिया है कि फुल ओवरव्यू और थिंक टैंक। आप क्या सोच सकते हैं उसके बारे में। पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने रेफरेंस लिया है 2025 और 26 का, जो एग्ज़ाम हुआ है। आपका सारा पब्लिकेशन कंप्लीट होगा इस सीरीज में, और मैं फोकस ज़्यादा करूँगा एनसीईआरटी पे और उसके एग्जाम्पलर पे, क्योंकि अधिकतर 99.99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। हाँ, आपका जो पब्लिकेशन है मैं उसको भी कंक्लूड करूँगा, उसको भी इंक्लूड करूँगा। आप देखिएगा, जो एनसीईआरटी का सारा चीज़ है मैंने पहले भी बताया है, वो आपके पब्लिकेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है? चलिए, हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। जाके देखिएगा, वहाँ पे कल की पीडीएफ डल गई है। आप उस पीडीएफ को लेकर के प्रिंट करा करके अपने बुक के साथ, अपने नोटबुक के साथ रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है? वन भारत एकेडमी के नाम से है। सर्च करेंगे मिल जाएगा, जॉइन कर लीजिएगा। डेली आपको वहाँ हर चीज़, क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है? चलिए, अच्छा, जो चीज़ मैंने कल पढ़ा था, नंबर कैटेगराइजेशन पढ़ा था। नंबर कैटेगराइजेशन में क्लासिफिकेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था। क्लासिफिकेशन, ठीक है? आप लोगों को समझ में आया होगा वर्गीकरण की कैसे होता है। संख्याओं का निर्माण हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिजिट्स। ठीक है? जो भी नंबर्स हम बनाते हैं उसमें डिजिट्स का रोल होता है। डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से लेकर के आपकी 9 तक होती हैं। ठीक है? अच्छा, फिर मैंने जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आपकी सारी नंबर, सारी चीज़ें फर्दर कैटेगराइज़ की जाती हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता था? ए प्लस आई बी। फिर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक आया था आपका रियल नंबर और दूसरा आया था आपका इमेजिनरी नंबर। क्या आया था? इमेजिनरी नंबर आया था। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है? रियल को हम बोलते थे, क्या बोलते थे? वास्तविक संख्या बोलते थे। और अगर इमेजिनरी की बात करें तो इमेजिनरी को हम बोलते थे काल्पनिक बोलते थे। क्या बोलते थे? काल्पनिक बोलते थे। क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता था?
रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। फिर मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको बताया था। क्लियर? मैं पिछले क्लास का ओवरव्यू ले रहा हूँ थोड़ा समराइज वे में, ठीक है। इरेशनल मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैं आया था इंटीजर पे, इंटीजर पूर्णांक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ इरेशनल और रेशनल में मैंने आपको बताया था कि जो पाई होता था वो आपका इरेशनल में आता था, और जो 22/7 होता था वो रेशनल में आता था। क्लियर? अच्छा, इंटीजर के बाद इंटीजर कितने होते थे हमारे? इंटीजर हमारे मैंने आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जब से भी आपको नंबर्स वगैरह 5th 6th से जब से पढ़ते आ रहे हैं, तब से आपको पढ़ाया जाता है कि 3 तरीके का होता है। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, एक ज़ीरो इंटीजर होता है। क्लियर? बट मैं यहाँ पे 2 ही तरीके से इसको क्या किया हूँ, डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। कैसे? पॉजिटिव और जीरो को मिला दिया हूँ, मैं बोल दिया हूँ कि होल नंबर। क्या बोल दिया हूँ? होल नंबर। इंटीजर के बाद आपको बताया गया था कि इसका कैटेगराइजेशन हुआ था होल नंबर में, और बचा एक क्या, निगेटिव वाला बचा, तो इसको हम बोल देते थे निगेटिव इंटीजर बोल देते थे। ठीक है? अच्छा, निगेटिव इंटीजर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, रिवाइज हो रहा होगा। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने आपको जीरो बताया था, जो आपको होल नंबर में ले लिया था, उसी को मैं फर्दर कैटेगराइज कर दिया था जीरो को। फिर उसके बाद आपका होल में और क्या था, जीरो के साथ पॉजिटिव आ गया था। इस पॉजिटिव को हम बोल देते थे क्या, नेचुरल नंबर बोल देते थे, नेचुरल नंबर। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला क्लास इसको देख लीजिएगा। फिर नेचुरल नंबर का फर्दर कैटेगराइजेशन हुआ था, लास्ट में गया था किसमें, एक वन मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर। क्या बताया था? प्राइम नंबर बताया था। फिर क्या बताया था? कंपोजिट नंबर बताया था। कंपोजिट नंबर आपको मैंने बताया था। कंपोजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता था, प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता था, और यही स्मॉलेस्ट भी है, यही स्मॉलेस्ट भी है, और यही इवन भी है। यदि आपसे ऑड प्राइम नंबर बोल लिया जाए स्मॉलेस्ट, तो आप बताएंगे क्या? 3 बताएंगे। ऑड स्मॉलेस्ट नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑड स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? ये आपका क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है? उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। एक चीज़ मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया था कि आई की वैल्यू, इसको आप नोट करके रखिएगा हमेशा, ज़रूरत पड़ेगी। आई की वैल्यू रूट में -1 होती थी। रूट में क्या होती थी? -1 होती थी। ठीक है? रेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते थे। पी और क्यू आपका इंटीजर होता था, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती थी, जीरो के इक्वल नहीं होती थी। क्लियर? अच्छा, इरेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। इंटीजर आपका पॉजिटिव बता दिए थे हम, जीरो ये चीज़ें। होल नंबर आपका स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता। निगेटिव नंबर आपका क्या होता था, निगेटिव इंटीजर क्या होता था, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऐसे चला जाता। जीरो तो आप जानते ही हैं जीरो होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है आपका, 1, 2, जीरो को छोड़ करके 4, 5, 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चला जाता है। क्लियर? प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते थे, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है? कैसे कैसे फैक्टर्स होते थे? एक खुद होता था, एक खुद होता था, और एक क्या होता था, 1 होता था। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम का फैक्टर होता है वह को प्राइम होता है। क्या होता है? को प्राइम होता है। ठीक है? मतलब उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता। यहाँ पे भी क्या कहते हैं, इसको हम को प्राइम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? को प्राइम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें कोई कॉमन नहीं है, तभी तो यहाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। पी और क्यू को प्राइम नहीं होने चाहिए, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर जिसे हम सोच नहीं सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे हो गया आपका रूट में -2 हो गया। ठीक है?
माइनस पाई हो गया रूट में, इस तरीके से क्या कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सभी रियल नंबर की अगर बात करें, जितने भी इमेजिनरी को छोड़ करके जितनी भी चीज़ें हैं, सारी की सारी क्या कहलाती हैं आपकी, रियल कहलाती हैं, इमेजिनरी को छोड़ करके। और यदि कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो रियल, इमेजिनरी, बाकी जितनी भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। डिजिट्स तो आप जानते ही हैं, 0 से लेकर 9, टोटल डिजिट्स आपकी 10 होती हैं, लेकिन अगर संख्या में बात किया जाए, नंबर्स में बात किया जाए कहाँ तक होती हैं, तो आप कहेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। आज का जो लेक्चर है हमारा, देखते हैं, तो पिछली बातें रहीं, ठीक है। आइए आज का लेक्चर, हाँ, यहाँ से टॉपिक क्या है आपका पहले चैप्टर में आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, टोटल क्या है, कितने टॉपिक हैं, 6 टॉपिक्स हैं। टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अगर ये आप 6 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर में कोई भी आपको समस्या किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कि एल्गोरिदम पढ़ना है एंड लीमा पढ़ना है। कहीं कहीं लीमा लिखा रहता है हिंदी में, कहीं कहीं लामा लिखा रहता है, आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है। फिर आपको यूक्लिड डिवीजन, अभी ये चीज़ें क्या होती है सब पे मैंने स्लाइड बना के रखा है, आप अभी अच्छे से समझ पाएंगे। बस आप यहाँ पे देखिए, इस स्लाइड पे देखिए कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरा टॉपिक आता है कि डिवीजन एल्गोरिथम आता है यूक्लिड का। यूक्लिड एक व्यक्ति थे, मैथमेटिशियन थे, अपने ही नाम पे वो थ्योरम बना दिए थे, अपने ही नाम पे उसका कॉन्सेप्ट रख दिए थे, अपने ही नाम पे उसका टॉपिक रख दिए थे, इसीलिए यूक्लिड इसको बोला जाता। फिर आपको पढ़ना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो मूलभूत इकाई होती है, थ्योरम होती है, प्रमेय होती है अंकगणित की, उसको पढ़ना है। फिर रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सप्रेशन। अच्छा, मैंने कल डेसिमल भी आपको बताया था। डेसिमल में क्या था, फ्रैक्शन में आया था, और फ्रैक्शन क्या होता था, टर्मिनेट भी होता था और नॉन टर्मिनेट भी होता था। टर्मिनेट कब होता था, टर्मिनेट की अगर हम बात करें कब होता था, जब डिनोमिनेटर में 2 की पावर आती थी और 5 की पावर आती थी, तो यह क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। क्या हो जाता था, टर्मिनेट हो जाता था। यदि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाए, ए आए, इसके साथ कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, चाहे ए आए चाहे ना आए, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वह नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया। इस वजह से मैं कहता हूँ कि पिछला लेक्चर जो है अगले लेक्चर को कनेक्ट करता है। देखिए, मैंने रेशनल बताया था, डेसिमल बताया था, एक्सपेंशन बताया था उसका, और इरेशनल बताया था। वो चीज़ें देखो आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो कल क्लास नहीं लिए थे, अब आज मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पहला टॉपिक आपका है एल्गोरिदम एंड लीमा। ये क्या चीज़ें होती है, एल्गोरिदम, 2 चीज़ है। पहला है एल्गोरिदम है, पहला क्या है, एल्गोरिदम है, और दूसरा क्या है आपका, लीमा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले इन दोनों के बारे में समझिए, ये दोनों चीज़ें क्या कहती हैं, ठीक है। आइए, ये दोनों चीज़ें अब देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम इज अ सीरीज, एक क्या होती है, श्रेणी होती है, एक श्रृंखला होती है। वेल डिफाइन, जो क्या होती है, वेल डिफाइन होती है, किसमें, स्टेप्स में, ठीक है। पूर्व निर्धारित स्टेप विधि की एक श्रृंखला होती है। कौन सी चीज, एल्गोरिदम, ठीक है। विच गिव्स, जो देती है, अ प्रोसीजर, एक विधि हमको देती है, फॉर सॉल्विंग, सॉल्व करने के लिए, ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी एक समस्या को, किसी एक समस्या को सॉल्व करने के लिए यह एक विधि होती है। कौन, एल्गोरिदम, जो पहले से ही डिफाइन, वेल डिफाइंड, पूर्व निर्धारित, अच्छे से डिफाइन की रहती है। क्लियर?
वहीं अगर लीमा की बात करें, लीमा क्या है? लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लीमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है। मतलब ये पहले से ही प्रूव किया जा चुका है। यूज्ड, जो यूज किया जाता है फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, मतलब सत्य बताने के लिए। जैसे आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया गया था बचपन में आपको? समझिएगा, डिवाइजर, डिविडेंड, और क्या पढ़ाया गया था आपको? रिमाइंडर बताया गया था, क्वोशंट बताया गया था, इस तरीके का। ठीक है, जैसे क्या होता था, यहाँ पे हम लिखते थे, डिवाइजर लिखते थे, क्या लिखते थे? डिवाइजर लिखते थे। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे? अभी इसकी स्लाइड आएगी, यहाँ बात आ गई, जो पहले से प्रूव है उसकी, तो मैं उस लिए इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, डिविडेंड आपको बताया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बताया गया था क्वोशंट। क्या बताया गया था? क्वोशंट बताया गया था। ठीक है, और नीचे क्या लिखते थे आप? रिमाइंडर लिखते थे। इससे एक आपको फार्मूला बताया गया था। क्या बताया गया था फार्मूला? कि जो आपका डिविडेंड होता है, जो कैपिटल डी होता है, वो स्मॉल डी और क्वोशंट का, डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन होता था, और प्लस में क्या होता था? रिमाइंडर होता था। ये आपका पहले से प्रूव है। इसकी सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह किसकी कैटेगरी में आता है? लीमा की कैटेगरी में आता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में कि जो दो संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह भी पहले से डिफाइन है, तो इसकी सहायता से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? कुछ लोग कहेंगे नहीं ये गलत है, बट यही चीज़ है, लीमा की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब दूसरा जो आपका पॉइंट था, जो आपका दूसरा टॉपिक था, क्या था दूसरा टॉपिक? यूक्लिड डिवीजन लीमा, जो भी मैंने पीछे क्लास में पीछे स्लाइड में मैंने आपको बताया। यूक्लिड डिवीजन लीमा या लामा, ये क्या कहता है कि इफ बी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, यदि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और क्या है? बी है। ठीक है, देन तब देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, तो हमको क्या मिलता है? क्यू और आर मिलता है। जो यहाँ क्यू को क्वोशंट बता दिया गया है और आर को क्या बता दिया गया है? रिमाइंडर बता दिया। क्यू को क्या बता दिया गया? क्वोशंट, और आर को क्या बता दिया गया है? रिमाइंडर बता दिया। विच सेटिस्फाइड कंडीशन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इस शर्त का पालन करते हैं। कौन सा? अभी मैंने बताया क्या कि जो डिवीजर होता था उसका मल्टीप्लिकेशन यदि हम क्वोशंट से कर देते थे, देखो डिवीजर क्या है? बी है, और क्वोशंट क्या है? क्यू है। जब हम बी का क्यू से मल्टी कर देते थे और रिमाइंडर को हम ऐड कर देते थे, रिमाइंडर को क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे, तो हमको क्या मिल जाता था? डिविडेंड मिल जाता था। क्या मिल जाता था? डिविडेंड मिल जाता था। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जो रिमाइंडर होता है, जो क्या होता है? रिमाइंडर होता है, हमेशा हमेशा डिवीजर से क्या होगा? छोटा होगा। जो रिमाइंडर होता है, जो क्या होता है? रिमाइंडर होता है, वो हमेशा छोटा होगा। किससे? डिवाइजर से। किससे? डिवाइजर से। तभी तो भाई वह रिमाइंडर बचेगा, अदरवाइज वह तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट क्या होता है? जीरो से क्या होगा? या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा। रिमाइंडर में जीरो भी बचता है, वन भी बचता है, टू भी बचता है, एंड सो ऑन, ऐसे आपका बचता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है को जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर से, किससे? बी से, वह डिवाइजर से क्या है? छोटा है, बट जीरो के बराबर है और जीरो से क्या है? बड़ा है। जीरो के बराबर है और जीरो से क्या है? बड़ा है। ये चीज आप नोट करके रखिएगा कि डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और
रिमाइंडर। अच्छा, इसकी हम हिंदी लिख देते हैं। डिविडेंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। नहीं नहीं, भाजक नहीं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है। और डिवाइजर की यदि हम बात करें, डिवाइजर को हम क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। और क्वोशंट को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चल रहे हैं। रिमाइंडर की अगर बात करें, इसकी हिंदी होती है शेषफल। क्या होती है? शेषफल। तभी आपको पढ़ाया जाता है कि भाजक भाजक भाज्य भजनफल शेष, हिंदी में बताया जाता है। भाजक भाज, एक बार पीछे आइए फिर आगे बढ़ते जाइए। भाजक भाज्य भजनफल शेष। ठीक है। आप कहोगे कैसे याद करेंगे सर? ठीक है। कौन पहले होता है? डिवाइजर पहले होता है या डिविडेंड पहले होता है? अब बताओ, संख्या किस में ज्यादा, लेटर किस में ज्यादा है? डिविडेंड में ज्यादा है। तो इसका मतलब डिविडेंड सबसे बड़ा होगा। डिविडेंड क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। बाकी जो चीजें बची, आप उसको दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमाइंडर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। उसी की हिंदी यहाँ पे दी गई है। हिंदी वाली स्लाइड मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलूँगा। भाजक जिसे भाज्य जिसे आप डिविडेंड बोलते थे, भाजक जिसे आप डिवाइजर बोलते थे। ठीक है। और क्यू भागफल जिसे आप क्वोशंट बोलते थे, और रिमाइंडर। शर्त भी मैंने बताया कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से, किससे? भाजक से, डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। और जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। ये फार्मूला आपका पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। आइए। अच्छा, ठीक उसी तरीके से ये भी स्लाइड है। अब इस पे ज़्यादा हम फोकस नहीं करते हैं क्योंकि मैंने दोनों स्लाइड में इसको बता दिया। लेने का मैं स्लाइड आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैपिंग आता है किसका? अरिथमेटिक टूल सेट का। ठीक है। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लीमा और फंडामेंटल थ्योरम, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है? अगर बात करूँ यूक्लिड डिवीजन लीमा की, इसका प्रयोग किया जाता है कि डिवीजन और रिमाइंडर निकालने के लिए, डिवीजन और रिमाइंडर निकालने के लिए। बट वहीं अगर फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो इसका जो यूज है, इसका जो ऑपरेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन और प्राइम्स के लिए होता है। ठीक है। प्राइमरी केस, मूलभूत प्रयोग की अगर बात करें डिवीजन की, यूक्लिड डिवीजन की, तो इसका प्रयोग हम एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। कैसे? लार्ज नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए डिवाइड करते करते चले जाते हैं। जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 बचा वही आपका एचसीएफ कहलाता है। पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, 9th में, 8th में, 7th में। ठीक है। बट अगर फंडामेंटल थ्योरम की बात करें तो इसका यूज एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए किया जाता है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए, और साथ में इरेशनैलिटी प्रूविंग के लिए, जैसे √2, √3, √5 को इरेशनल बताना है, इसके लिए भी किया जाता है। और यूक्लिड का फार्मूला मैंने आपको बताया, इसका फार्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है। आइए। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप कैसे यूक्लिड का यूज करके, यूक्लिड लीमा का यूज करके आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है। कैसे करेंगे? जैसे मैं मानता हूं कि आपके पास दो नंबर है, एक 420 है और एक 130 है, 420 और 130। इसका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि एचसीएफ निकालने के लिए एक बड़े नंबर को आप लिखिए, बड़े नंबर को आप लिखिए और उसको छोटे नंबर से ब्रेक करिए। छोटे नंबर को उठाइए, जितनी बार टेबल जा रहा है उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर बाकी जो आपका रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को हम नोट डाउन कर देते हैं प्लस की सहायता से। क्लियर? अब बात करते हैं जो छोटा नंबर मिलता है, जो छोटा नंबर है उस छोटे नंबर को लेते हैं। बाकी जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं, कितनी बार जा रहा है, जितनी बार गया उसको लिख दिए, जो आपका नंबर बचा उसको लिख देते हैं। क्लियर?
फिर जो आपका रिमाइंडर वाला नंबर था उसको लिए थे, और यहाँ सेकंड लाइन में जो रिमाइंडर बचा उसका मल्टीप्लिकेशन, बाकी जीरो। जब जीरो बच गया, किससे जीरो बचा? 10 से बचा, तो वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। ठीक। अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ समझिएगा। बड़ा नंबर लिए, इसको छोटे नंबर से हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। यहाँ समझने की कोशिश करिए, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो। ठीक है। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है। कितना हो गया? 390 हो गया। कितना यहाँ पे बच गया? 30 बच गया। तो पिछले क्लास में आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? कि जब रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर को हम डिवाइजर बना देते थे, और पिछला वाला डिवाइजर यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाता था। क्या बन जाता था? डिविडेंड बन जाता था। अब इसका टेबल हम रीड करते थे। कितनी बार जाएगा? कितनी बार? 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बचा क्या? 10 बचा। फिर ठीक उसी तरीके से पिछले के जैसा, जो आपका रिमाइंडर बचा उसको आप डिवाइजर बनाइए, पिछला वाला जो डिवाइजर है उसको लेके आइए डिविडेंड बनाइए। जितनी बार जाएगा उसको हम लिखेंगे। कितनी बार जाएगा? 3 टाइम जाएगा। 30। रिमाइंडर क्या बच गया? जीरो बच गया। जब रिमाइंडर जीरो बच जाए, जीरो बच जाए, तो जिसकी सहायता से जीरो बचा, जिस डिवाइजर की सहायता से जीरो बचा, वही आपका एचसीएफ कहलाता था। वही आपका क्या कहलाता था? एचसीएफ कहलाता। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। क्लियर? उम्मीद है कि जब आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा बड़ा बड़ा, तो आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। ये तो यूक्लिड से हो गया, और ये आपका डिवीजन मेथड से हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपसे एचसीएफ पूछा गया 2 नंबर दे करके। ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर के यूक्लिड की सहायता से आपको बताना है। हमने कहा सबसे पहले आप बड़ा नंबर लीजिए और छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसमें चेक करिए। कितनी बार गया? 1 टाइम्स गया। बाकी जो रिमाइंडर बच गया उसको प्लस लिख देते हैं। रिमाइंडर फिर उठ करके यहाँ पे चला आता है दूसरी बार, और ए नंबर यहाँ चला आएगा। मतलब एक क्रॉस में चलता है, क्रॉस में चलता है। जो मल्टीप्लिकेशन में था वो यहाँ पे चला आया इक्वल के लेफ्ट में, और जो रिमाइंडर में था वो इक्वल के राइट में आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। अगर रिमाइंडर बचता है तो प्लस में करके लिख देंगे। फिर आपका ये वाला उठ करके यहाँ चला आएगा, और ये वाला उठ करके यहाँ चला आएगा, लेफ्ट राइट बन जाता है। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे कितनी बार गया। यदि रिमाइंडर जीरो बच गया तो अच्छी बात, नहीं बचा तो फिर यही प्रोसेस एक बार और करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो बच गया तो किसके मल्टीप्लिकेशन से जीरो बचा लास्ट में? 63 से। तो एचसीएफ कितना हो गया? 63 हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अच्छा, बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? जो आपका चौथा पॉइंट है, ये क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में। प्राइम नंबर मैंने कल बताया था कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद होता है और एक 1 होता है। एक क्या होता है? खुद होता है, सेल्फ, इटसेल्फ, और एक 1 होता है। 1 बोले तो एक, गिनती में एक, काउंटिंग में 1। एंड और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है, यूनिक होता, अद्वितीय होता। फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे बोल दिया जाए कि ये नंबर है 8190, 8190, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है, इसको फैक्टर में तोड़िए। जब प्राइम बोल दिया, प्राइम क्या होते हैं? 2 होता है, 3, 5, 7, आपका 9 तो नहीं होगा, 11,
9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है, इसके एक फैक्टर है, इसका 3 है और एक खुद है 9 है, तो प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्राइम में केवल 2 होने चाहिए, यहाँ तो 3 हो गए, और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो आपका कंपोजिट कहलाता है। ठीक है, 11। जब आप प्राइम में बोला तो हम इसी नंबर से हम ब्रेक करते चले जाएंगे, आगे और सारे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा नहीं किसी पे रुक जाता, और होता है। चलिए सबसे पहले 2 से ब्रेक करेंगे, कितनी बार जाएगा? 40 टाइम्स चला गया, 80 हो गया, 1 बचा, 19 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करते हैं? 3 से करते हैं। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 9 कट गया, 4 5 9, हाँ कट गया। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए, नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए 3 से कट कर, 3 1 जा 3 1 10, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अभी एक बार और 3 से कटेगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं कटेगा, चलिए अब 5 से कट करने की कोशिश करते हैं। 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ठीक है, अच्छा 5 के आगे अब 5 से कटेगा नहीं, 5 के आगे क्या प्राइम नंबर है? 7। चलिए 7 से कट करते, कितनी बार कट गया? 13 टाइम्स। ठीक है, फिर 13 बन जाए। कब तक ये प्रोसेस करेंगे? जब तक डिनोमिनेटर में, जब तक नीचे हम डिनोमिनेटर बोल दिए नीचे के लिए, जब तक नीचे 1 ना बच जाए। ठीक है, अब ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, अब इसी को पावर के फॉर्म में लिख देना है। चलिए 2 मिला हमको, कौन कौन सा? 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 और 13। देखो 2 3 5 7 13, यही चीजें मिली। अब यह नंबर्स जितनी बार है उसको पावर में लिखना। 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 केवल एक बार दिख रहा है, इसलिए पावर में क्या लगा दी? 1 लगा दी। 3 कितनी बार दिख रहा है? 3 2 बार दिख रहा है, इसलिए पावर में हम क्या लगा दिए? 2 लगा दिए। 5 कितनी बार दिख रहा है? एक बार, इसलिए हमें पावर में क्या लगा दिए? 1 लगा दिए। 7 और 13 कितनी बार दिखे? 1 1 टाइम्स, तो पावर में क्या लगा दिए? 1 लगा दिए। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से ब्रेक करना, फिर पावर चढ़ा देना। ठीक है, सबसे पहला काम आप करेंगे, क्या करेंगे? प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स की बात करें, शुरुआत 2 से, 3 5 7 11 13 और फिर इसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर आपका क्या आ जाता है? 24 25 26 27 28 29। ठीक है, फिर 31 और 31 के बाद 33 कट जाएगा, 34 तो इवन है, 5 भी कट जाएगा, 6 भी, 7 भी, 8, 37 नहीं कटेगा किसी से, और 38 इवन है, 39 कट जाएगा, 40 41 41 नहीं कटेगा किसी से। ठीक है, 43 कटेगा, देख लीजिएगा, इस पे थोड़ा सा सस्पेंस है। ठीक है, 43 44 45 46 47 47 और 49 तो कटता है, 47। बस आप इतना याद रख लीजिए, 50 तक याद रख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्लियर? ये चीज़ें आप प्राइम नंबर, इतना आपकी कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड सेम टू सेम वही नंबर, आपको 2 नंबर दे दिया गया, एक दे दिया गया कि 14 है और एक दे दिया गया क्या, इसको आपको ब्रेक करना। हाँ, 144 को, 144 को आपको प्राइम नंबर में करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा काम करिए, यदि आप लॉन्ग मेथड से नहीं जाना चाहते हैं तो इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए।
ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया 12 में और किस में 12 में, यदि आपको पता है कि हाँ ये 12 का स्क्वायर होता है, फिर इन दोनों नंबर्स को आप ब्रेक करिए, एक 4 में 3 में ब्रेक कर दिए, फिर किस में ब्रेक कर दिए 4 में और 3 में। 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टी 2, और इस 4 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 और 2 में। क्लियर। अब देखिए, चलिए अब हम यहाँ ढूंढते हैं, अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 3 को भी अब ब्रेक नहीं कर सकते और 2 को भी अब ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 3 भी एक प्राइम है और 2 भी एक प्राइम है। क्लियर। अब उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4, इसीलिए पावर में क्या लगा दिया गया, 4 लगा दिया गया। 3 कितनी बार है, 1 2, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया है। यह तो प्राइम है नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ए भी प्राइम नहीं है, कट कर दिए। ए भी प्राइम नहीं, ए भी प्राइम नहीं, तो जो प्राइम बचे वही आपके इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पीछे मैंने बताया, यहाँ भी बता दिया, शॉर्ट मेथड में बता दिया कि नंबर का आप ब्रेक डाउन करिए, बड़े बड़े नंबर में आप तोड़ दीजिए 2 अलग अलग पार्ट में, फिर उन दोनों को तोड़ते चले जाइए। अगर प्राइम मिलता है तो रुक जाइए, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ते जाइए, तब तक बढ़ते जाइए जब तक प्राइम मिलता ना जाए। ठीक है। आइए आगे, सेम टू सेम वही नंबर इधर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक वही चीज़ हिंदी में है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थ्योरम बेस्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये आपका उसमें इरेशनलिटी प्रूवमेंट में आएगा। जैसे इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, कोई एक नंबर है p जो ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, यदि वह ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी, किसको, यदि वह ए स्क्वायर को डिवाइड करेगी p, तो वह a को भी डिवाइड करेगी। समझ रहे हैं ना। जैसे मैं कहूँ कि 16 को 4 डिवाइड करता है, 16 को 4 डिवाइड करता है, यहाँ तो प्राइम नंबर है, यहाँ तो प्राइम नंबर है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, प्राइम ही ले लेता हूँ, नहीं तो कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि प्राइम लिखे हैं और आप बता रहे हैं इवन का। ठीक है, चलिए आइए, सस्पेंस वाली बात ही नहीं रखते। जैसे मैं लिख दिया 5 का स्क्वायर और 5 से इसको डिवाइड किया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 5। देखो यार 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर यह स्क्वायर नहीं होता तब भी तो 5 को डिवाइड करता। कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर उसके वर्ग को डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उस नंबर को भी वह डिवाइड करेगा, लेकिन ध्यान रहे कि वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सेम टू सेम वैसे p को 3 ले लिया और a स्क्वायर के फॉर्म में था, इसीलिए इसका स्क्वायर कर दिया, 9 कर दिया। तो 9 स्क्वायर को डिवाइड किया 3, तो वहाँ पे 9 को भी क्या 3 डिवाइड करेंगे। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्राइम फैक्टर से हम HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं और डेसिमल भी देख सकते हैं। 3 चीज़ें हम प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए हम उसमें कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन। जो हाईएस्ट कॉमन होता है वो हमारा HCF कहलाता है। बट वहीं अगर LCM की बात करें तो LCM में हम सारी चीज़ें ले लेते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि आल। लेकिन HCF में हम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। और डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। क्या? डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। क्लियर। चलिए, हाँ, जैसे मैथ में आपका प्राइम फैक्टर काम करता है, प्राइम नंबर काम करता है, ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी में आप DNA देखने को मिलता है आपको। क्लियर। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड आपकी क्या है? हाँ, HCF बनाम
एलसीएम। इसमें दोनों में अंतर, अभी जैसे मैंने पीछे स्लाइड पे बताया कि एचसीएफ भी निकाल सकते हैं प्राइम से और एलसीएम भी निकाल सकते हैं प्राइम से। एचसीएफ के लिए हम सबसे छोटी घात हाईएस्ट लेते हैं, जो कॉमन होता है हाईएस्ट, तभी तो बात छोटी होगी, और इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे 96 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की पावर 5 में और 3 में। 404 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 की स्क्वायर में और 101 में। मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले स्लाइड में यहाँ पे कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया था, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ जो आपका ये स्लाइड है, किधर गया, हाँ यहाँ पे। अब मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ, तो दोनों में जो कॉमन होगा और जो क्या होगा हाईएस्ट होगा। देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 5, 3 तो है ही नहीं, 3 को हम छोड़ देंगे। अब इन दोनों में 2 की पावर 5 में और 2 की पावर 2 में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो जो सबसे छोटी घात होगी उसको हम इंक्लूड करते हैं। सबसे छोटी घात क्या है, 2 है, 5 तो है ना, इसलिए 2 की पावर 2 आपका एचसीएफ कहलाएगी। क्लियर? एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। यदि वहीं पे अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं, लार्जेस्ट पावर लेते हैं। ये कॉमन देख रहे थे हम, लार्जेस्ट इसमें क्या है 2 की पावर 5, इसको लिख दी। बाकी जो बचता है उसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं, छोड़ते नहीं है, लेकिन एचसीएफ में हम छोड़ देते हैं। क्लियर? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यही हमारा एलसीएम कहलाएगा। इसको ब्रेक करके लिख देंगे, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा, यहाँ एलसीएम कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एचसीएफ जहां आएगा छोटा लेंगे, एलसीएम जहां आएगा बड़ा लेंगे। ठीक है, आइए इसमें एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम में। मैंने अभी बताया पिछले स्लाइड में कि जब कोई दो नंबर्स होते हैं और उनका एचसीएफ बोल दिया जाए, एलसीएम बोल दिया जाए, तो उनमें क्या रिलेशन होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी, बुक्स में भी और एग्जाम्पल में भी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यह केवल 2 नंबर्स के लिए है, 3 नंबर्स के लिए भी होता है, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए सेम टू सेम वही चीज़ हिंदी में, एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लिकेशन, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वेरिफिकेशन करते हैं, दोनों नंबर इधर थे और एचसीएफ और एलसीएम उनका, एचसीएफ एलसीएम उनका, और दोनों नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक, अच्छा वही चीज़ अब एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 2 नंबर 99 और 153, इनका जो एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ है क्या है, 9 है। फाइंड द एलसीएम, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या कहता है कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अगर एक चीज़ पता है तो आप फिर इस फार्मूले में आप नंबर्स को पुट करिए। एचसीएफ कितना था, 9 था, जहाँ एचसीएफ था वहाँ पे हम क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। एलसीएम निकालना था तो एलसीएम को एज इट इज़ नोट डाउन कर दिए। पहली संख्या को नोट डाउन कर दी, दूसरी संख्या को नोट डाउन कर दी। फिर इसको हम ट्रांसफरिंग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एलसीएम निकालना, जिसको निकालना उसको लेफ्ट में रखते हैं, बाकी जो लेफ्ट में है उसको दूसरी तरफ कर देंगे। इधर 9 डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ बच्चे कुछ गलती करते हैं, जैसे
99 मल्टीप्लाई 153 दिया गया, डिवाइड 9। कुछ लोग करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में भिड़े रहेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, गलत बात है, आप ऐसा मत करिए। यदि बीच में केवल और केवल मल्टीप्लाई का साइन, प्लस माइनस का नहीं, तो आप नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, या डिवाइड हो रहा है तो। जैसे यहाँ 9 से यदि हम डिवाइड करें तो 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कट गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करिए, 99 से कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 99 से? तो कहोगे सर 11 से, तो 11 3 जा 33, कितना बचा? 3 बचा। 11 5 जब 55 और 3 ऐड करेंगे 58, 5 बच गया। 11 1 जा 11 और 5 16, देखो वही चीज़ आया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए आगे देखते हैं वही चीज़ HCF LCM। मैं बार बार स्लाइड लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। HCF LCM का मल्टीप्लिकेशन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है? बराबर होता है। दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बराबर होता है, ठीक। सेम वही चीज, जो कॉमन होता है उसको हम HCF बोल देते हैं, और जो बाकी चीजें बची रहती हैं उसको कॉमन के साथ लिख देते हैं, तो हमारा LCM कहलाता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड। हाँ, रेशनल नंबर एंड दियर डेसिमल। मैंने पहले भी बताया कल कि रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। इनका डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता था? दो तरीके से, टर्मिनेट भी होता था और नॉन टर्मिनेट भी होता था। टर्मिनेट कब होता था? जब केवल 2 और 5 आता था डिनोमिनेटर में। और नॉन टर्मिनेट कब होगा? जब इसके अलावा कोई और नंबर आ जाएगा, ए आए या ना आए, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेट की कैटेगरी में आता था। क्लियर? वही चीज, जैसे एग्जामिन करना है आपको, 17/210 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब केवल 2 और 5 आएगा पावर में, कुछ भी पावर में आए उससे मतलब नहीं, लेकिन प्राइम के रूप में केवल 2 और 5 आए, 2 और 5 आए, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करेंगे, 210 को ब्रेक करेंगे। 210 को कैसे ब्रेक करेंगे? मैंने आपको बताया था कि इसको ब्रेक करिए, यहाँ 0 दिख रहा है, 10 अलग कर लीजिए, 21 अलग हो गया, 21 10 जा 210, ठीक है। 10 को ब्रेक कर दीजिए, 2 × 5, इसको ब्रेक कर दीजिए, 3 × 7, ठीक है। अब इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, सबसे पहले 2 लिख दीजिए, लिख दिए, फिर 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिया, 5 लिख दीजिए, 5 लिख दिया, 7 लिख दीजिए, 7 ब्रेक कर दिए। अच्छा अब बताइए, 2 भी आया, क्या आया? यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, 2 आया, 5 आया, अगर यही दो नंबर आता तो टर्मिनेट होता, टर्मिनेट होता, लेकिन इसके अलावा ये दोनों नंबर आ गए, 3 और 7, ये दोनों आने की वजह से यह नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे डिमांड करते हैं, जो एग्जामिनर भी डिमांड करता है कि आप इर्रेशनैलिटी प्रूव करिए। क्या करिए? प्रूव करिए। √2 को प्रूव करना, ठीक है, कि इर्रेशनल है। क्लियर? यह आपका 4 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 4 स्टेप में होता है। आप याद रखिएगा, आपके हाथ में कितनी उंगली? 5। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती है, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो परफेक्ट नहीं होगा तो एक सीढ़ी तो नीचे तो जा ही सकता है, एक स्टेप नीचे तो जा ही सकता है, इसका मतलब 4 उंगली बची। तो जब भी इरेशनैलिटी प्रूव करनी होगी तो आपको 4 स्टेप्स में वर्क करने होंगे। कितने स्टेप्स में वर्क करने होंगे? 4 स्टेप्स में।
कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में आपको वर्क करने होंगे। पहला स्टेप क्या कहलाता है कि आप उसको रॉन्ग एज्यूम करिए। क्या करिए? आप उसको रॉन्ग एज्यूम करिए। क्या करिए? रॉन्ग एज्यूम करिए, पहला स्टेप। अगर वो इरेशनल बोला है तो आप रेशनल, तभी तो गलत हो, क्योंकि वो इरेशनल बोला, मैं गलत लेके चलूंगा, रेशनल लेके चलूंगा। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि स्क्वायर करिए। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि स्क्वायर करिए। क्लियर? अब अगर तीसरे स्टेप पे बात करूं तो कॉन्ट्राडिक्शन में जाता है, विरोधाभास में जाता है कि हमने जो माना था वह गलत निकला। हमने जो माना था वह क्या निकला? क्या निकला? गलत निकला। ठीक है, तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप क्या कहता है कि निष्कर्ष, कंक्लूजन। हमारी मानी गई कल्पना क्या थी? गलत थी। इस वजह से ये जो है इरेशनल है। समझ में आया? पहला स्टेप आपका क्या कहता है कि आप रॉन्ग एजम्पशन लेके चलिए। दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है कि स्क्वायर करिए। तीसरा स्टेप क्या कहता है? कॉन्ट्राडिक्शन में जाएगा, विरोधाभास में जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट में जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट में जाएगा। और चौथा और फाइनल स्टेप है कंक्लूजन। ठीक है, चलिए समझिए कैसे अब करेंगे हम इसको। ठीक है, आइए समझाते हैं। जैसे उसने कहा कि √2 को आपको क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। √2 को क्या करना है? इरेशनल प्रूव करना है। क्लियर? सबसे पहले मैं लिखूंगा कि बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के मेथड से। कंट्राडिक्शन ही अपने आप में निगेटिव है। कंट्राडिक्शन ही अपने आप में क्या है? निगेटिव। यदि क्वेश्चन आपको पॉजिटिव बोल रहा है तो कंट्राडिक्शन आपको निगेटिव देगा। यदि क्वेश्चन निगेटिव कह रहा है तो कंट्राडिक्शन आपको क्या देगा? पॉजिटिव देगा। पहला स्टेप, एज्यूम करिए कि √2 जो है वो इरेशनल ना हो करके क्या है? रेशनल है। और कोई भी चीज अगर रेशनल होती है तो वह P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है। किसके फॉर्म में लिखी जाती? P/Q के फॉर्म में लिखी जाती। √2 क्या था? इरेशनल था, सॉरी रेशनल था। रेशनल था तो इसको मैंने P/Q के फॉर्म में इक्वल कर दिया, क्योंकि जब ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल है। जब दोनों रेशनल है तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। क्लियर? इतनी चीज आई समझ में आपको? अच्छा, आइए अब देखते हैं। जब मैंने इसको कर दिया, अब यहां से एक बार A की वैल्यू निकालेंगे और एक बार हम B की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। A की वैल्यू जब निकालेंगे तो A बराबर, A इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए। फिर जब A की वैल्यू निकल गई तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर। A का स्क्वायर कर दिए और B और √2 का भी हम स्क्वायर कर दिए। जब इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? B का तो स्क्वायर हो ही जाएगा, लेकिन जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, केवल हमको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और जब भी कोई नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन में होती है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, तो वह क्या कहलाती है? इवन कहलाती है। क्या कहलाती है? इवन कहलाती है। जिनको कल की क्लास बोरिंग लग रही थी, देखो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है। ए क्या है? जब ए इवन है तो इसका मतलब ए भी आपका क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ए इज एन इवन नंबर।
यहाँ से तो ए की वैल्यू निकल गई। अब मैं कोशिश करूंगा कि बी की वैल्यू निकालूं। क्या निकालूं? बी की वैल्यू निकालूं। अब बी भाई कैसे निकलेगा? बी कैसे निकलेगा? तो बी को यहां से हटाना है, बी को यहां से हटाना है, या तो ए को आप हटाइए, दोनों में से एक चीज कर सकते हैं। हमको बी लाना है तो बी को रखिए, ए को हटाइए। ए की जगह पे मैं कोई नंबर लेट कर लूंगा। इवन में आया था तो इवन में ही हमको लेट करना है। हम एक कांस्टेंट ले लिए के और उसके साथ लगा दिए 2, तो ए की जगह पे 2k रख सकते हैं। आप 2m भी रख सकते हो, 2n भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। अब जब ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर की जगह पे हमने 2k रखा, ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ, लगा दिए। 2 का 4 हो गया, k का k स्क्वायर हो गया। देखिए 4k स्क्वायर हो गया, और इधर तो 2b स्क्वायर था ही। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ कट कर सकते हैं। क्या कट कर सकते हैं? देखिएगा, यहाँ 2 था, ए 2 जाके 4 को डिवाइड कर देगा। 2 जाके 4 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और जब डिवाइड करेगा तो यहाँ बच जाएगा क्या? 2k स्क्वायर बच जाएगा। अब बताइए, अगर स्क्वायर को हम ना देखें थोड़ी देर के लिए तो ए 2k क्या कहता है? इवन कहता है। 2k क्या कहता है? इवन। जब यह इवन है तो इसका मतलब बी भी इवन हो गया। तो हमको क्या मिला? ए भी इवन मिला और बी भी इवन मिला। एक कट रहा है, जबकि मैंने वहां बताया था कि प्राइम जो रेशनल होते हैं वो को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, कटने नहीं चाहिए। इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तो इवन हो गया, इसका मतलब इसका एक एचसीएफ, एक फैक्टर 2 भी बनेगा। अलग अलग डिफरेंट नहीं आ रहा, विरोधाभास नहीं हो रहा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा। सर बिल्कुल हो रहा। तो हम लिख देंगे A and B have 2 as a common factor, but this contradicts, या विरोधाभास है। The facts of A and B are co-prime। जो मैंने फैक्ट्स पढ़ा था रेशनल में A और B का। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption। मेरा जो assumption था वो incorrect निकल गया। तो जब रेशनल नहीं निकला तो क्या हो सकता है? सॉरी जब रेशनल नहीं निकला तो क्या हो सकता है? इर्रेशनल हो सकता है। तो हेंस √2 इज अ इर्रेशनल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखिएगा, और यदि फिर भी नहीं आएगा तो जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो उस एक्सरसाइज में आपको मैं फिर से एक बार बता दूंगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम स्लाइड लेते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड क्या कहता है? वही चीज़ हिंदी में दिया गया है कि सबसे पहले हम उसको गलत एज्यूम करेंगे, दूसरी बार स्क्वायर करेंगे, कोई एक अलग से कांस्टेंट पुट करके इम्प्लीमेंट करके उसको कॉन्ट्राडिक्ट दिखाएंगे। वहाँ पे फैक्टर बनेगा, 2 का फैक्टर बनेगा जो कहेगा कि हमारा एजम्पशन गलत था। इस वजह से वह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। के लिए आइए, ये आपका ट्री मेथड है। जो पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में भी, आपके बुक्स में भी। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन आएगा तब मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या क्या आप देखें हैं, इसको देखिए। कंपोजिट नंबर एक यूनिक प्राइम होता था। ठीक है। एचसीएफ क्या होता था? एलसीएम क्या होता है? 2 नंबर से हम एचसीएफ भी निकाल सकते थे, एलसीएम भी निकाल सकते थे।
और इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन की क्या होता था, बराबर होता था। जो यूक्लिड का थ्योरम था वो क्या कहता था कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर पे बात करता था। ठीक है, रेशनल टेस्ट के लिए हम केवल 2 और 5 का फैक्टर देखते थे। इसके अलावा कोई भी आता था तो वह नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाता था। यदि केवल 2 और 5 आता था तो वह टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में जाता था। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है, इस पे बनाता है क्वेश्चन, एचसीएफ, एलसीएम और 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, 2 नंबर पक्का आएगा, यहाँ से आप इतना नोट करके रखिएगा, ये स्लाइड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अपरिमेय सिद्ध करना है, यहाँ से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने √2 को बताया, आप √3 उसी तरीके से कर सकते हैं, 5 प्लस √2 भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। और 2 की पावर n, 5 की पावर n नियम से शांत अशांत पहचान करना, शांत टर्मिनेटिंग, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत कब होगा, जब इसके अलावा कोई और नंबर आएगा। शांत कब होगा, जब यही नंबर आएगा। ये एमसीक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका प्राइम फैक्टर से आपको ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अज्ञात मतलब जो ज्ञात ना हो, जो डिफाइन ना हो, जो नॉलेज में ना हो, वो चीज़ें एमसीक्यू में आएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। ठीक, अब आपका पहला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जो चीज़ें मैंने पढ़ी वो चीज़ें यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू है। रियल नंबर, ठीक है, इसमें यूक्लिड भी आपको पढ़ाया गया और फंडामेंटल भी आपको पढ़ाया गया। यूक्लिड में एक लीमा था और एक एल्गोरिदम था। रियल नंबर रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में फोकस करता था। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता था, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता था, और इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता था। क्लियर, कल की क्लास में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर करके भारत में नंबर 1 भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।